हम जब अपने खेत में कोई भी फसल बोएं और हमें कोई भी फर्टिलाइज़र न डालना पड़े, हम जो फसल बोए हैं उसमें कोई बीमारी न लगे, हम जो फसल बोए हैं उसमें कोई कीड़ा न लगे, हम जो फसल बोए हैं उसको सिंचाई की भी ज़रूरत ना पड़े, जब ऐसा होगा तो किसान जीत जाएगा और फिर से कहा जाने लगेगा कि उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। खेती सबसे उत्तम व्यवसाय कही जाती रही है, लेकिन आज सबसे निचले पायदान पर आके खड़ी हो गई। कारण क्या है कि आज किसान चाहे जो फसल बोए, फर्टिलाइज़र डालना उसकी मजबूरी है, बीमारी लगेंगी फफूंदनाशक डालना उसकी मजबूरी है, कीड़ा लगेगा इंसेक्टिसाइड डालना उसकी मजबूरी है, ग्रोथ प्रमोटर डालना उसकी मजबूरी है, कई बार पानी लगाना उसकी मजबूरी है। कारण क्या है मित्र कि हम अपनी सनातनी व्यवस्था को भूल गए, सनातनी संस्कृति को भूल गए कि सनातन क्या होता है। हम आधुनिकता के प्रभाव में ऐसे बहे कि सब कुछ भूल गए। आज बात कर रहा हूँ मित्र सनातन कृषि की। जैसे मैं प्राकृतिक कृषि की बात करता हूँ, कुछ जैविक कृषि की बात करते हैं, कई बार ऋषि कृषि की बात होती है। आज बात कर रहा हूँ थोड़ा सा सनातन कृषि की। सनातन है क्या मित्र? सनातन के बारे में कहा गया है जो अनादिकाल से था और अनंत तक रहेगा, यानी प्रारंभ से था और अनंत काल तक रहेगा। क्या रहेगा? पंच महाभूत, जमीन रहेगी, जल रहेगा, सूरज रहेगा, आकाश रहेगा, वायु रहेगी। आकाश मेरे बस में नहीं, आकाश का मैं कुछ कर नहीं सकता, सूरज का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वायु का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ धरती को बंजर कर सकता हूँ, धरती के नीचे का पानी लूट सकता हूँ, धरती के ऊपर का जलाशय ख़त्म कर सकता हूँ, नदियों के प्रवाह को रोक सकता हूँ, जंगल को काट सकता हूँ, जीवों को मार सकता हूँ। यानी सनातनी व्यवस्था में मैं सूरज का, आकाश का, वायु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ज़मीन का, जल का, जंगल का और जीव जगत का सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ। और आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक कृषि प्रणाली में मैंने सबका बिगाड़ ही दिया। अब इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में किसान त्राहिमाम कर रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को हुआ, उसका स्वास्थ्य दांव पर लग गया, उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, उसके कपड़े भी फट गए, नंगा पैर है। जीत कौन गया? जो किसान को बरगला रहे थे, किसान को बेवकूफ़ बना रहे थे कि बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं डालोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इंसेक्टिसाइड नहीं डालोगे तो सब फसल कीड़ा खा जाएगी, फफूंदनाशक नहीं डालोगे तो सब बीमारी में नष्ट हो जाएगा, बोरिंग नहीं कराओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो मित्र समझिए, आज के ठीक 100, 200, 300 साल पहले ना तो कहीं सिंचाई का साधन था, ना कहीं फर्टिलाइज़र का कारखाना था, ना कहीं एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ थीं, ना कहीं एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे, ना कोई फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री थी, ना पेस्टिसाइड के कोई कारखाने थे। तब भारत सोने की चिड़िया था। तो सनातनी कृषि में मैं कहता हूँ मित्र, अपनी ज़मीन की पैदावार बढ़ाइए, ज़मीन की फर्टिलिटी सुधारिए। कारण क्या है कि आज किसान के ऊपर दो मार मर रही हैं। नंबर एक तो गेहूं बोए, चना बोए, मटर बोए, सब्जी बोए, फल बोए, तो सारे लोग उसको सिखाते हैं जब पैदावार बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। जैसे पैदावार बढ़ेगी तो उतनी आमदनी घटेगी। कैसे? मैं अकेला आदमी हूँ जो किसान से कहता हूँ आप पैदावार मत बढ़ाइए, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाइए, सनातन को जानिए, पैदावार अपने आप हो जाएगी। आज किसान
एक टारगेट बनाता है कि हमको गेहूं 50 कुंटल एक हेक्टेयर में पैदा करना है, या 1 एकड़ में 300 कुंटल टमाटर पैदा करना है। तो 300 कुंटल टमाटर पैदा करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है, नाना प्रकार के उर्वरक डालता है, नाना प्रकार की दवाइयाँ डालता है, ड्रिप लगा लेता है, ये करता है, वो करता है, ढेर सारी लागत लगाता है और ढेर सारा प्रोडक्शन होता है। जब मंडी में जाता है ना, तो पता चला टमाटर का भाव 2 रुपया किलो, केले का भाव 2 रुपया किलो, प्याज का भाव 1 रुपया किलो। इधर वो लागत इतनी ज़्यादा लगा चुका, उधर बाजार में उसको रेट नहीं मिला तो मर गया, बेमौत मर गया। और ये मारा किसने? ये उन लोगों ने मारा जिन्होंने कहा कि पैदावार बढ़ाओ। मैं क्या कहता हूँ, मार्केट में एक नियम है मांग और पूर्ति का। किसी भी वस्तु की अधिकता हो जाएगी मार्केट में तो रेट गिर जाएगा, किसी भी वस्तु की कमी होगी तो रेट बढ़ जाएगा। तो आज तो 14 करोड़ किसानों के दिमाग में यही भर दिया गया, पैदावार बढ़ेगी तब आमदनी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ पैदावार घटेगी तब आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि पैदावार जब घटेगी मित्रों, ध्यान रखिएगा, जब पैदावार घटेगी तो मैं एक दावा कर सकता हूं, पैदावार कब घटेगी? जब आप बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगाएंगे। तो पैदावार हो सकता है 10, 15, 20% घट जाए, लेकिन वो उसकी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी और आपकी गाड़ी कमाई का पैसा जेब में बच जाएगा। लागत घट जाएगी और पैदावार थोड़ी सी भी घट जाएगी तो रेट अच्छा मिल जाएगा। आप मेरा एक खेत देख रहे हो, कैमरामैन से कहूँगा कि मैंने कहा धर्मो रक्षति रक्षता। मैं अक्सर बताता हूं कि सनातन संस्कृति में खेत की मेड़ होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का पानी मेड़ों में रुक जाए, बरसात का पानी खेत से बाहर न जाए तो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आएगा और ज़मीन में मॉइस्चर बढ़ेगा। अगला कहता हूं, बिना पेड़ों के, बिना वृक्षों के सनातन संभव नहीं है। सनातन की सुरक्षा बिना वृक्षों के संभव नहीं है। तो खेत में प्लांटेशन होना चाहिए। खेत में आप कोई भी आम का, अमरूद का, नीम का, सागौन का कोई भी वृक्ष ज़रूर लगाइए। जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वृक्ष के अनेक फ़ायदे हैं। वृक्ष का अगर फ़ायदा गिनाया जाए तो हम गिना नहीं सकते। आज किसान ने कहा साहब पेड़ तो छाया मारता है इसलिए पेड़ काट दिया। बोले मेड़ में साहब ज़मीन बर्बाद चली जाती तो मेड़ काट दिया। कहता साहब ये गोबर में क्या रखा है, तो गोबर फेंकने लगा, जलाने लगा, बेचने लगा, यूरिया खरीद के लाने लगा। तो क्या हुआ मित्रों, जब ज़मीन हमारी फर्टाइल नहीं होती है तो प्रॉब्लम अनेक आती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक नई महिला शादी होकर के आई और जिस घर में वो बहू बन के आई उस घर के लोग थोड़े कम दिमाग के, उस बहू को ताना मारते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। बहू के घर में एक बच्चा आ गया। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कि ये स्त्री पेट से है, इसके पेट में एक गर्भ बच्चा पल रहा है। अब इसकी खुराक बढ़ानी चाहिए, इसके खाने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। खाने की व्यवस्था तो परिवार कर ही नहीं रहा है, रूखा सूखा खा रही है। ऊपर से ताने मारे जा रहे हैं, गाली दिया जा रहा है, मार पिटाई भी किया जा रहा है। 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आ गया। साहब जिस माँ से मोहब्बत नहीं थी उसके बच्चे से बड़ी मोहब्बत थी। अब बच्चा बीमार है, रोता रहता है, तो उसके सास ससुर और उसका हस्बैंड उस बच्चे को बाइक में, एम्बुलेंस में लाद करके ओझा के यहाँ, मौलवी के यहाँ, वैद्य के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ घुमाते रहते और ये सारे लोग झाड़ते रहते उसको। डॉक्टर भी कहता हाँ ठीक हो जाएगा, वैद्य भी कहता मैं ठीक कर दूंगा, ओझा भी कहता मैं ठीक कर दूंगा, ज्योतिषी भी कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा। ये सारे के सारे झूठ बोलते। कैसे? बच्चा भी माँ का दूध पीता है, माँ के आंचल में दूध पर्याप्त नहीं है और दूध की क्वालिटी बहुत खराब है। इस बच्चे को कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी घर के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, सीधा बात नहीं समझ में आ रहा है कि जिस दिन बच्चे की माँ स्वस्थ हो जाएगी, जिस दिन बच्चे की माँ मुस्कुरा देगी, उसी दिन बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, उसी दिन बच्चा हंसने लगेगा। लेकिन माँ पर कोई ध्यान नहीं देता।
मित्र, आज खेती में ठीक वही बात है। हमने चना बोया, मटर बोया, मसूर बोया, गेहूं बोया, फल लगाया, सब्जी लगाया। कहाँ लगाया? माँ की कोख में लगाया, धरती माता की कोख में लगाया। धरती माता के साथ अनाचार, दुराचार, अत्याचार सब कर रहे हैं। इसको भोजन भी नहीं दे रहे जो इसको भोजन चाहिए। इसको गाली भी दे रहे हैं, इसके साथ अनाचार, दुराचार कर रहे हैं। इसको कार्बन नहीं दे रहे, इसके जीवाणुओं को मार रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। मित्र, फसल कभी ठीक नहीं होगी, ना अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, ना प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी, ना स्वाद अच्छा होगा, क्योंकि धरती माँ, फिर बता दूं मित्र, इस माँ को हंसाने की कोशिश करिए, इस माँ को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। क्योंकि मैंने बोला, खेती का पहला सूत्र है कि जो भी बीजा बोगे, जो भी पेड़ लगाओगे, वो उस माँ की कोख पर लगाओ। माँ की कोख अगर हेल्दी है, इसमें 1% से ज़्यादा ह्यूमस है। किसी भी जमीन में अगर 1% से ज़्यादा ह्यूमस हो जाएगा तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फसल में कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, फसल में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और फसल को पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पड़ेगी तो कम पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी। तो भूगर्भ जल दोहन का जो लूट है वो रुक जाएगी। हमारे भोजन का स्वाद अच्छा हो जाएगा, हमारे भोजन की पौष्टिकता बढ़ जाएगी, किसान की लागत घट जाएगी और देश मुस्कुराने लगेगा। जब मैं सनातन की बात करता हूं तो सनातन का मतलब है धरती माँ। और मैंने बोला, धरती माने शिव, माँ माने वनस्पतियाँ। आप फसल इसीलिए तो बोते हो कि मेरा लालन पालन हो जाए, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। रोटी कौन देता है? माता पार्वती। जब शिव संपन्न होंगे, धरती संपन्न होगी, तो माता संपन्न होगी। अब शिव ने तो कहा था हमको विष देना। समुद्र मंथन में एक इंडिकेशन था कि विष जितना भी निकले धरती में, मानो कि जितना भी विष प्रोड्यूस करेगा सब हमको लौटा देना। जानवरों का मलमूत्र, अपना मलमूत्र, फसलों के अवशेष, उगने वाले खरपतवार जिनको आप खा नहीं सकते, वो सब धरती को लौटा दो। और धरती शिव बाबा क्या करेंगे? जितना ज़्यादा विष लौटाओगे उतना ज़्यादा अमृत देंगे। मित्र, खेती बहुत सरल है। खेती जमीन से शुरू होती है। खेती ही धर्म है, खेती ही सनातन है, खेती ही भगवान की असली पूजा है, खेती ही जीवन है। और खेती का धंधा शुरू होता है भूमि से, खेत से। खेत फर्टाइल है, खेती बिल्कुल आसान है, कोई लागत नहीं लगेगी। लेकिन करना क्या है? जमीन में जितना कचरा लौटा सकते हो लौटाओ, खेतों की मेड़ें बना दो, बाग बगीचे लगा दो, पशु पाल लो, खेती संपन्न हो जाएगी। खेती का सूत्र है, एग्रीकल्चर की परिभाषा है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट, भूमि पर फसलों का ऐसा मैनेजमेंट जिससे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और ज़मीन की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़ने पाए। आज खेती हम अपने लिए नहीं करते, खेती हम बाज़ार के लिए करते हैं कि अमुक चीज़ इस रुपए में बिक जाएगी, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 10 लाख तो नहीं मिले, 10 लाख के चक्कर में आप कर्जदार और बन गए। मित्र, प्राकृतिक खेती के, सनातन कृषि के नियमों को जानिए, हमारे साथ बने रहिए और जिन सज्जनों को मेरी बात अच्छी लगती हो वो मेरी बातों को जल्दी से जल्दी 14 करोड़ किसानों तक कैसे पहुंचेगी। आपकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो ये सच्चाई देश के किसानों तक पहुंचाने में आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए। दिन भर आप रील चलाते हैं, दिन भर आप नाना प्रकार की उल्टी सीधी पोस्टें ग्रुप में पोस्ट करते हैं। आप किसान हैं, खेती को ठीक से समझने का प्रयास करिए। मुझे उम्मीद है
आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।